जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि आप देख भी रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल बेटा आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे ताकि आपको याद रहें। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को नोट करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए आज क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला ही प्रश्न हमारा दिया है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी आरपीएफ का आपका रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम हुआ है ना, जिसमें आपका 2023 और 24 से बेटा खूब क्वेश्चन भर भर के करंट अफेयर पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बताइए आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन बी होगा, जिसको आप नोट कर लेंगे। और ये याद रखना बेटा, ये चला था 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। कब तक? 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक चला था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि सर्वप्रथम पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी भारत में कब चली है। सर्वप्रथम पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी भारत में कब चली है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है और याद रखना यहाँ पे जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा 1956। ऑप्शन सी क्या होगा? 1956 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पता है ये कहाँ से कहाँ चली थी? तो याद रखना बेटा, ये हावड़ा से दिल्ली तक चली थी। कहाँ तक? हावड़ा से दिल्ली चली थी। इसे एक नाम और दिया गया था जिसे एसी एक्सप्रेस बोलते थे। क्या? एसी एक्सप्रेस बोलते थे। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, एसी एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास में मैं आपको बताऊं बेटा, करंट से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और रेलवे से भी संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और साइंस से भी संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, जो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जाके, ठीक है ना। तो पूरा क्लास को वॉच करना है। और जो भी नए दोस्त पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, देखो एक बार लाइक वाला बटन यार जरूर दबा देना और थोड़ा सा क्लास को शेयर करो दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेल आइकन दबा लेना, जो कि क्लास आपका जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, है ना। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से। तो भैया यहाँ पे याद रखना, जो न्यूटन का गति का पहला नियम है उससे बल की परिभाषा आती है। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि बल का एसआई मात्रक क्या है, बताओ बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आप सभी कह दोगे भैया न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है ना। तो ये देखो एसआई मात्रक भी आपको ध्यान रखना है बेटा। और बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है आपने अच्छे से समझा होगा। क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो तृतीय नियम हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। बताइए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। तो यहाँ पे आपका जो क्योंकि का जो जवाब है वो याद रखना कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। तो ऊंचाई बढ़ने पर ऊंचाई पर वायुमंडल दाब बढ़ जाता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ऊंचाई पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है, तो ये तो ठीक है। हवाई जहाज में ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा कि ऊंचाई पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है, जिस वजह से फाउंटेन पेन से स्याही जो है वो बाहर निकल आती है। याद रहेगा ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पुनर्गठन मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है। गठन मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या आरबीआई के गवर्नर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना दोस्त, आरबीआई के गवर्नर। कौन होगा? आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन सी। कौन है वर्तमान में? देखो ये आज आपके लिए, देखो मैं एचडब्ल्यू के आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि आरबीआई के हाल जो अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो भी दोस्त कमेंट करेंगे उनका कमेंट जो है नेक्स्ट क्लास के फ्रंट पे ही लगा आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस क्लास से जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएंगे उनमें आपको आपका कमेंट देखने को मिलेगा।
चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे दिया है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत ... में हुई थी। तो भैया शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, बस इतना सा आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल राइट आंसर करा होगा कि 10 जुलाई 1988 है ना, 10 जुलाई 1988 आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 जुलाई 1988 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये भैया कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल आप तुरंत बताएंगे कि भैया ये दिल्ली से झांसी तक चली थी। कहाँ तक, दिल्ली से झांसी चली थी। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है दिल्ली से झांसी पहली बार 10 जुलाई 1988 को चली थी। याद रहेगा, तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए हैं, बताइए। पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए हैं, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना, बिल्कुल मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जॉन डाल्टन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और देखो तत्व का मौलिक गुण है, क्या होता है, परमाणु संख्या। ये मैंने आपको कल बताया था, है ना, परमाणु संख्या। ये मैंने कल आपको बताया था क्लास में। अगर कल की क्लास में जो भी दोस्त मेरे साथ में जुड़े थे तो उन्हें पता होगा कि भैया तत्व का मौलिक गुण जो है वो परमाणु संख्या होती है। और पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे, तो भैया जॉन डाल्टन ने। तो चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। देखो भैया अनुच्छेद से संबंधित, सूचियों से संबंधित और संशोधन से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं, है ना। तो बताओ यहाँ पे किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, एक तो याद रखना अनुच्छेद 45 भी होगा और दूसरा आपका अनुच्छेद 21A भी हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और जो 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं मुफ्त शिक्षा वो आपका 45 में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और जो अनुच्छेद 54 है ये अगर आपके दिमाग में दौड़ रहा है तो याद रखना भैया, इसमें राष्ट्रपति जी का निर्वाचन दिया गया है। क्या, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा भैया, ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। ये चीज़ें मैं आपको आरपीएफ में, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, सारा कुछ पढ़ाया था अच्छे से। और आज देखो फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ कि संविधान का जो भाग 18 है वो आपात उपबंध, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद याद रखना, जो इमरजेंसी जो है वो कौन से अनुच्छेद में आती है, तो याद रखना बेटा 352 से लेके, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, और 360 तक आता है। कहाँ, 352 से 360 तक आता है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और देखो संविधान संशोधन जो है ये भी आप याद रखोगे दोस्त, ये आपका कौन से भाग में आता है, भाग 20 में आता है ना, भाग 20 में आता है। अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो इसका आर्टिकल क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखना दोस्त 368, कौन सा, 368 के तहत संशोधन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है ये कौन से भाग में आता है, तो याद रखना दोस्त ये आपका आता है भाग 8 में। किसमें, भाग 8 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो दोस्त। और आपात उपबंध जो है भाग 18 आपका 352 अनुच्छेद से 360 तक सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है। 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की जो रैंक है वो क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। 2024 तक पूछा है वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका तृतीय ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तृतीय आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। और अब तो शायद पहले नंबर पे आ गया है ना, तो याद रखना यहाँ पे 2024 तक पूछा था। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था।
किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। देखो रेलवे से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन है आज की क्लास में, है ना। और यहाँ पे याद रखना दोस्त, आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, 26 जनवरी 1982। 26 जनवरी 1982 ऑप्शन सी यहाँ पे फिर से आपका जो है वो सही जवाब हो गया है। और ये जो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है ना, इससे एक चीज़ याद रखना, ये राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी, ठीक है ना। राजस्थान में पर्यटक जो आते हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए इसे चलाया गया था 26 जनवरी 1982 में, याद रहेगा तो बिल्कुल दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना दोस्त 1 सितंबर 1956। क्या होगा, 1 सितंबर 1956। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मैं इस पे डबल हैशटैग बना रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। जो आपका LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो याद रखना भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है 1 सितंबर 1956। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताओ। तब तक मैं एक लाइन सुना देता हूँ आपको, आज मोटिवेट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्लास ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है ना, ये ऑफलाइन आपका क्लास चल रहा है। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कहते हैं ना कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना है, और कहते हैं कि सफलता तुम्हें खुद खोज लेगी। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो जो सफलता है वो आपको खुद खोज लेगी, आपको सफलता को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो बताओ, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, तो याद रखना आपका वेबर होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वेबर आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा। यशोधरा, 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 है ना। तो यशोधरा के लेखक कौन है, तो याद रखना पहले तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक है, और यशोधरा के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप यहाँ पे तुरंत बताएंगे भैया, वो हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी क्या होंगे, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे। ये जो यशोधरा है ये कब प्रकाशित किया गया था, तो याद रखना दोस्त 1933 में। कब किया गया था, 1933 में प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का जो नाम है वो क्या है, वहाँ की करेंसी का क्या नाम है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना, देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोस्त, रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है, याद रहेगा। रूबल जो है ये पता है कौन सी कंट्री की मुद्रा का नाम है, तो ये दोस्त रूस की मुद्रा का नाम है, ठीक है ना। यूरो जो है ये तो आपको पता ही होगा, यूरो जो है ये यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है ना। और यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भैया 27, कितने 27। तो यहाँ पे याद रखना यूरो जो है ये यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आपने नोट किया होगा और स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। देखो ये आपके 2024 के करंट से संबंधित प्रश्न है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, चीन, रूस या जॉर्डन। तो याद रखना यहाँ पे ना तो बेटा चीन होगा ना रूस होगा, यहाँ पे सही जवाब आपका जॉर्डन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है आजकल जो ऑप्शन सी है वो कुछ ज़्यादा ही सही हो रहा है ना। तो देखो तुक्का भी अगर लगाओ ना, कमेंट बॉक्स में जवाब तो आप सभी को करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो तुक्का भी लगाओ तो ऑप्शन सी तुक्का लगा सकते हो। चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन माइनस मार्किंग से बच के रहना। देखो यहाँ पे दिया है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखना दोस्त बिल्कुल आपके सही जवाब गुरु अर्जुन देव जी हो जाएंगे, है ना। श्री गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे,
बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और ये सिख धर्म के 5वें गुरु हुए थे। कौन से? 5वें गुरु हुए थे। इनसे एक चीज और याद रखना दोस्त कि स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो भी इन्होंने ही करवाया था। किसका? स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो भी इन्होंने, कहाँ पर है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर, है ना। तो आप याद रखेंगे। तो अमृतसर की नगर की जो स्थापना है वो किसने करी थी? तो वो करी थी रामदास जी ने, है ना। अगर अमृतसर नगर की स्थापना की बात की जाएगी तो वो याद रखना श्री गुरु रामदास जी ने की थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और खालसा पंथ की जो स्थापना है, देखो ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो याद रखना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, है ना, खालसा पंथ की। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपसे अमृतसर नगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे श्री गुरु रामदास जी, और आदि ग्रंथ पूछा जाएगा तो श्री गुरु अर्जुन देव जी, और स्वर्ण मंदिर वो भी आप बता देंगे, और यहाँ पे खालसा पंथ भी मैंने आपको कन्फर्म करवा दिया है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज मैं 18वें पे रुकूंगा एक बार, और यही कहूंगा कि हो सकता है मेरी जबान पे मां सरस्वती विराजमान हो, और जिनके भी कानों में मेरी आवाज़ जारी है बेटा, इस बार आपको 100% सफलता मिलेगी, 100% आपका काम सिद्ध होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इस बार आपको जॉब मिलना निश्चित है। और बस अपनी मेहनत पे दोस्त ध्यान दो। अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो याद रखना दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ कि संघर्ष जो है वो प्रकृति का आमंत्रण है ना। संघर्ष जो है वो प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो याद रखना दोस्त, अगर संघर्ष आ रहा है तो उसे स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व की बात अगर करेंगे, और काम करने का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 41 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 41 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये आपको सभी को पता होगा भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। और अनुच्छेद 61 जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी को अगर उनके पद से हटाना है तो उन पे महाभियोग की कार्रवाई की जाती है ना, महाभियोग की, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत होती है। कौन से? अनुच्छेद 61 के तहत होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीरंगपट्टनम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इसका आप जवाब भी बिल्कुल सही करेंगे कि भैया ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? कावेरी नदी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। याद रहेगा आपसे, अगर पूछा जाएगा तुरंत बता दोगे। झेलम के किनारे याद रखना श्रीनगर। क्या? श्रीनगर, जो कि किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने बसाया था। ये भी देखो प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। श्रीनगर जो है ये सम्राट अशोक ने बसाया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? याद रखना बेटा जबलपुर। कौन सा? जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी नहीं भूलोगे। और ताप्ती के किनारे कौन सा स्थित है? तो याद रखना बेटा सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ताप्ती के किनारे, ठीक है ना। और श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी हो ही जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा। चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखना। और ये कब बना था? सबसे पहले मतलब 1855 में इसका निर्माण हुआ था। कब? 1855 में। तो ये भी याद रहेगा आपको। बिल्कुल देखो इस प्रश्न को भूलना मत, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे 13 जनवरी 1998 को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो किया गया था, है ना। गिनीज बुक में सबसे पुराना भाप इंजन के रूप में दर्ज किया गया था, ठीक है ना, 1998 में। तो ये भी याद रखना, 13 जनवरी में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो याद रहेगा, 13 जनवरी 1998 को। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल भी क्लास में फालतू नहीं रुकता हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर कहूँगा कि देखो दोस्त थोड़ा सा यार सपोर्ट करो। आपने जैसे कि देखा है कि अब जो आपका लाइव क्लास है वो आज से नहीं चल पा रहा है ना। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि थोड़ा सा सपोर्ट कम होना, है ना।
तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ थोड़ा सा यार सपोर्ट करो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि लाइव क्लास होने के बाद आज मैं फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रहा हूँ, है ना। प्रोग्रेस मतलब अप होने के बाद फिर से डाउन होना पड़ रहा है, तो इसका रीज़न यही कहीं है कि दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट में कमी है ना। तो यार प्लीज़ यार भाई थोड़ा सा चैनल को यार सब्सक्राइब करो सभी लोग दबा के, और क्लास को यार लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ में। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, घूमर अगर पूछा जाएगा तो आप राजस्थान के साथ में ऑप्शन ए के साथ में जा सकते हैं, है ना, याद रहेगा बेटा। और देखो यहाँ पे गुजरात से याद रखना, गुजरात से एक तो आपका गरबा हो जाएगा, है ना, कौन सा गरबा हो जाएगा, देखो ये भी पूछ लिया जाता है, और दूसरा डांडिया भी याद रखोगे। गरबा और डांडिया अगर पूछा जाएगा तो आप गुजरात के साथ में चले जाएंगे। और यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश से तो एक रट लो दोस्त, मुखौटा नृत्य, कौन सा मुखौटा नृत्य, है ना, मुखौटा नृत्य जो है वो आप याद रखोगे, वो आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और जो आपके कर्नाटक से है वो उसको कहते हैं यक्षगान, क्या कहते हैं, यक्षगान। तो यक्षगान को भी आप कर्नाटक से याद रखेंगे। प्रश्न का जवाब यहाँ पे घूमर लोक नृत्य राजस्थान हो जाएगा। तो चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल याद रखना, वाइस एडमिरल आरती सरीन जी। तो आरती सरीन यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर बेटा हो जाएगा। याद रहेगा, शिवानी सिंह मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे याद रखना आरती सरीन जी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना चाहिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग जो है देखो 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से गमन करता है ना। और ये सबसे पहले किसने नापा था, तो याद रखना दोस्त, ये नापा था रोमर ने। किसने, रोमर ने। अब ये रोमर ने कब नापा था, ये भी देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना दोस्त 1676 में नापा था। कब नापा था, 1676 ईस्वी में नापा था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अधिकतम जैविक हानि किस से होती है। अधिकतम जैविक हानि जो है वो किस से होती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल देखो याद रखना बेटा, जो गामा किरणें होती हैं, गामा रेस होती हैं, तो याद रखना बेटा यहाँ पे गामा किरणें जो हैं ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। देखो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, साइंस से संबंधित आपका प्रश्न है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डीपीटी टीका किस रोग के बचाव में दिया जाता है। एक डीपीटी और एक होता है वीसीजी, है ना, वीसीजी। तो ये दोनों टीके देखो बहुत इजी हैं और लगभग कॉमन भी इन्हें बोल सकते हैं ना। तो याद रखना भैया, डीपीटी मतलब काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, है ना। तो याद रहेगा डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी मतलब ये सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बीसीजी होता है ये टीबी की रोकथाम के लिए, किसके, टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। और ये टीके जो हैं ये बच्चों के लगाए जाते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो टीके हैं ये बच्चों के लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं, मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ में जुड़ेंगे, याद रखना दोस्त कि ये दुनिया जो है इसका काम सुनने का नहीं है। आप कितना भी कहो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सुनता कोई नहीं है, इसे देखना पसंद है। तो भैया पीडीएफ जो आएगी उसमें अपना नाम लाओ, है ना। रिजल्ट पीडीएफ जो आएगी उसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए। और दिखाओ, प्रूफ करो खुद को कि हाँ मैं हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, है ना, मैंने किया है। तो बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद ये जो दुख दर्द है ना बहुत छोटे लगेंगे, सच्चाई है ये। और देखो यहाँ पे दिया है प्रश्न की किस तिथि को झंडा दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को झंडा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। याद रखना बेटा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 7 दिसंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 दिसंबर ऑप्शन ए यहाँ पे जो है
आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को आप याद रखना दोस्त, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे याद रखना कि 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नाभिक की खोज किसने करी थी। देखो मैंने यहाँ पे अपनी भाषा में लिख दिया कि किसने करी थी। तो बताओ भैया, नाभिक की खोज किसने की थी, आपको बस इतना सा बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना रोज रदरफोर्ड ने करा था, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? रदरफोर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। कब करी थी? तो वो भी याद रखना दोस्त, 1911 में करी थी। कब करी थी? 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, याद रहेगा। और यहाँ पे देखो जो चैडविक दिया है, चैडविक से याद रखना बेटा न्यूट्रॉन की खोज करी थी। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कब करी थी? तो ये भी देखो याद रखना 1932 में, है ना। कब करी थी? 1932 में करी थी, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो 1 मिनट यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है कि आइस हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आइस हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल याद रखना दोस्त, एरिना के साथ में मत जाना, है ना। एरिना लगा रहे हो, एरिना के साथ नहीं जाना है। यहाँ पे रिंक जो है ऑप्शन ए, रिंक क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। एरिना के साथ जा रहे थे, तो याद रखना बेटा जो एरिना है ये घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं। किसके? घुड़सवारी के मैदान को। जो घोड़े दौड़ते हैं ना उस ग्राउंड को, फील्ड को क्या बोलते हो? एरिना बोलते हो, है ना। याद रहेगा। देखो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? देखो 2024 का प्रश्न है और पूछा है कि अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना दोस्त, सॉरी मराठी, बंगाली, पाली, है ना। तो ऑप्शन ये सभी जो है मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया और बंगाली, है ना। असमिया भी आप याद रखेंगे, असमिया और प्राकृत भाषा, ठीक है ना। प्राकृत भाषा देखो ये भी याद रखना। तो प्राकृत, असमिया, मराठी, बंगाली, पाली, है ना। 5 भाषाएं आप याद रखना। इन सभी को कैबिनेट द्वारा 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का बेटा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजगृह नगर के संस्थापक कौन थे? राजगृह नगर के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिंबिसार आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और याद रखना यहाँ पे एक चीज और, ये ना एक कौन से वंश के संस्थापक थे बताओ? पता है वो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। हर्यक वंश के। किसके? हर्यक वंश के संस्थापक थे, याद रहेगा। और देखो पाटलिपुत्र की उदयन ने स्थापना करी थी। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की, है ना। याद रहेगा। तो बिल्कुल, और सम्राट अशोक ने, अभी मैंने आपको बताया था, श्रीनगर बताया था ना, जो झेलम के किनारे स्थित था। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे याद रखना दोस्त, श्रीनगर की जो स्थापना है वो सम्राट अशोक ने करी थी, याद रहेगा। तो बिल्कुल नोट कर लो। और एक बार यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, है ना, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करते हो और कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? निम्नलिखित में से अकबर द्वारा दास प्रथा का जो अंत है वो कब किया गया था? भैया यहाँ पे ऑप्शन इतने नियर बाई हैं कि अंदाज ही नहीं लग रहा है ना। अगर तो कभी मारे तो कैसे मारे? तो याद रखना दास प्रथा का जो अंत है वो अकबर द्वारा 1562 में किया गया था, है ना। कब किया गया था? ऑप्शन ए 1562 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जो यहाँ पे 63 दिया है ना, 63 जो दिया है इसमें अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था। क्या? तीर्थ यात्रा कर जो था उसे समाप्त किया गया था, याद रहेगा। और देखो 1564 जो दिया है इसमें याद रखना जजिया कर समाप्त किया गया था। कौन सा?
जजिया कर जो है वो समाप्त किया गया था, तो ये भी आप याद रखना। और 1571 में याद रखना भैया किसकी स्थापना करी थी, फतेहपुर सीकरी की, ये भी अकबर ने करी थी, है ना। 1571 फतेहपुर सीकरी, 1564 जजिया कर और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और दास प्रथा का अंत 1562 में। सभी को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताइए, स्पीड पोस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं निम्नलिखित में से कौन है, क्या बताएंगे आप, और यहाँ पे क्या होगा आपका प्रश्न का जवाब। तो याद रखना दोस्त, सोबा डेजी ऑप्शन सी, क्या हो जाएंगे, सोबा डेजी ऑप्शन सी। ये कब प्रकाशित हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, याद रखना 1999, है ना, 999। तो याद रखना 1999 यहाँ पे क्या होगा, ये प्रकाशित हुई थी स्पीड पोस्ट पुस्तक, ठीक है ना। लेखक भी पता लग गए। चलें फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, किसे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, सही जवाब आपके एरेटोस्थनीज हो जाएंगे, हेरोडोटस मत लगा देना। ऑप्शन ए, एरेटोस्थनीज जो हैं वो भूगोल के जनक कहे जाते हैं। हेरोडोटस जो है, इन्हें याद रखना, इन्हें इतिहास का जनक कहते हैं। किसका, इतिहास का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ जो है, इनको याद रखना दोस्त, इनको अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। किसका, अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो आप क्या बताएंगे। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई। कहाँ किया गया, ऑप्शन बी, दुबई यहाँ पे आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, हिंदी, उर्दू, फारसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। और यहाँ पे सही जवाब आपका फारसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फारसी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बंगाल टाइगर के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। बंगाल टाइगर के नाम, उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो यहाँ पे याद रखना भैया वो हैं हमारे सौरव गांगुली जी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सौरव गांगुली जी जो है हमारा सही जवाब हो जाएंगे। याद रखना बेटा, एक जो नीरज चोपड़ा जी है ना, इनको बताओ किस उपनाम से जानते हैं, पता है, नहीं पता है, मैं बताता हूँ, सरपंच के, क्या, सरपंच के उपनाम से जानते हैं। मिल्खा सिंह जी को बिल्कुल रटा पड़ा होगा, फ्लाइंग सिख, है ना, क्या, फ्लाइंग सिख। बताओ, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है। भाग मिल्खा भाग, वहाँ एक चीज़ देखी होगी मूवी, मैंने पता है पूरी मूवी में तो बहुत कुछ है ही सीखने के लिए। अगर उतना सीख लो तो जीवन आगे पहुँच जाओगे, है ना। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है पूरी मूवी में, और उससे कैसे निकलना है वो भी है। लेकिन वहाँ पे एक सबसे लास्ट में एक मिल्खा सिंह जी का इंटरव्यू मैंने देखा था कि जिस व्यक्ति के अंदर विल पावर, डेडिकेशन एवं हार्ड वर्क करने की क्षमता है, वो ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुँच जाएगा। सीधी सी बात है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। याद रखना दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका तांबा जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तांबा जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि महाराणा प्रताप जी का जन्म किस किला में हुआ था। महाराणा प्रताप जी का जो जन्म है वो किस किला में हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। कुल्लभगढ़, दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या लाल किला, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएंगे कुल्लभगढ़ किला, है ना, कुल्लभगढ़ दुर्ग, है ना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रहेगा। और देखो हमारे जो महाराणा प्रताप जी थे, पहले तो इनके सम्मान में एक लाइन सुनाता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो बिल्कुल दोस्त, और याद रखना इनका जो जन्म है वो 9 मई 1540 में, 9 मई 1540 में हुआ था।
ठीक है ना। तो ये आपको याद रहेगा, इनके बचपन का नाम भी याद रखना, कीका था। क्या था? कीका था। ठीक है ना। तो नोट कर लो दोस्त, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच की जो शुरुआत है वो किस राज्य के साथ की है? तो नई दिल्ली, केरल, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे आपका सही जवाब? तो बिल्कुल नोट करो दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका तेलंगाना हो जाएगा सही जवाब। देखो ये 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, करंट का 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? आप इसका जवाब करोगे तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज कुछ दोस्त जब इस क्लास को हो सकता है कि आज ना देख पाए, है ना, कल वॉच करें, लेकिन आज जब वो मुझे पता है कि शाम को 8:30 बजे मेरा वेट करेंगे, है ना, इंतजार करेंगे कि भैया आएंगे लाइव और हमें क्लास कराएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा जो वाईफाई था, है ना, जो वाईफाई था उसका रिचार्ज वगैरह भी ख़त्म हो लिया है। और मैं वैसे भी आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा समस्याओं से निकल रहा हूँ, है ना, उलझ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी लाइफ का पार्ट है जो अभी प्रेजेंट चल रहा है वो बहुत ही स्ट्रगल से गुजर रहा है ना। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या आगे करना है या क्या नहीं करना है, अब मेरा कहीं हो पाएगा कुछ या नहीं हो पाएगा। मैं खुद एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ। तो दोस्त उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ टाइम तक लाइव आके नहीं क्वेश्चन करा पाऊंगा, उसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकॉर्डेड क्लास जो है ये डेली करवाता रहूँगा। तो बिल्कुल, और यहाँ पे बुली शब्द आपसे पूछा गया था, तो याद रखना दोस्त सही जवाब आपका हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हॉकी जो है बुली शब्द संबंधित है, आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो आपका लॉन टेनिस दिया है उसे एक शब्द याद रखना, ड्यूस। क्या होता है? ड्यूस शब्द याद रखोगे। और जो कुश्ती से याद रखना डाग फॉल। कौन सा? डाग फॉल शब्द जो है वो आपका कुश्ती से संबंधित है, याद रहेगा। नॉकआउट जो है वो आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। और गली और चाइना मैन और गुगली ये सब आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। और पेनल्टी किक किस में मारते हैं? बाइक में मारते हैं, फुटबॉल में भी मारते हैं। तो याद रखना पेनल्टी किक आपका फुटबॉल से हो गया। और पेनल्टी स्ट्रोक देखो किस में होता है, कहते हैं ना बल्ले में बहुत अच्छा स्ट्रोक है भाई, मतलब बॉल छूते ही जाती है। तो स्ट्रोक जब बल्ले में है तो हॉकी में भी होगी, है ना। तो याद रखना पेनल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी हो जाएगा। और पेनल्टी किक किस में मारते हो? बाइक में, तो फुटबॉल में भी, तो वो आपका फुटबॉल हो जाएगा। तो याद रहेगा यहाँ पे हॉकी जो है बुली शब्द से संबंधित आपका राइट आंसर हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, इस समस्या से मुझे भी निकालेंगे और अपनी लाइव क्लास को भी वापस ले आएंगे जैसे डेली होता था। तो बिल्कुल दोस्त थोड़ा सा यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद। और कहते हैं कि कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं बदलाव उन्हीं को मिलता है, बदलाव उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष और जुनून से चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।